नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 33 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने अलग अलग मशहूर प्रेम की कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन वो कहानियाँ या तो होती हैं बहुत पुरानी या वो कहानियाँ होती हैं मनगढ़ंत। लेकिन आज की जो कहानी है ये ना ही तो कोई मनगढ़ंत कहानी है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी। साल था 1994, नवंबर का महीना था उस वक्त। पंजाब के लुधियाना जिले में एक जगरांव शहर है। जगरांव के कमल चौक के नज़दीक सुखविंदर सिंह सिद्धू नाम का शख्स, जिसको प्यार से सभी लोग मिट्टू बुलाते थे, वो अपने दो दोस्तों के साथ गांव जाने वाले टेम्पो का इंतजार कर रहा था। वो टेम्पो के स्टैंड पर खड़े थे, आपस में मस्ती मजाक कर रहे। मिट्टू पंजाब के गांव के खोसा गांव का रहने वाला था और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। मिट्टू ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और 12वीं के बाद में मिट्टू ने पढ़ाई छोड़कर कबड्डी को अपना प्रोफेशन बना लिया था। उस वक्त करीब 20-22 साल उम्र थी मिट्टू। अब मिट्टू अपने दो दोस्तों के साथ टेम्पो का इंतजार कर रहा था। इतने में मिट्टू की नजर पड़ती है सामने की सड़क पर। सामने की सड़क से 3 महिलाएं उसकी तरफ आ रही थी। उन 3 महिलाओं में से जो 2 महिला थी वो थोड़ी उम्र दराज महिलाएं, उनकी एज थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन उन दोनों महिलाओं के बीच में एक सुंदर सी लड़की थी, ऊंची कदकाठी की। वो तीनों महिलाएं भी वहीं पर टेम्पो स्टैंड पर आकर खड़ी हो जाती हैं। उनको खाओ के काला गांव जाना था। थोड़ी देर बाद टेम्पो आती है। अब टेम्पो जो अक्सर चलती हैं वो चलती हैं ओवरफुल, सीटों से ज्यादा कैपेसिटी से उसके अंदर मुसाफिर बैठाए जाते हैं। तो महिलाएं टेम्पो के अंदर बैठती हैं, जितनी भी सीट खाली थी उनमें। बाकी मिट्टू अपने दो दोस्तों के साथ टेम्पो के पीछे लटक जाता है। अब जो लड़की उन दोनों महिलाओं के बीच में थी वो उस टेम्पो की पिछली सीट के ऊपर बैठी थी और उस सीट के जस्ट पीछे ही मिट्टू टेम्पो के बाहर लटक रहा था। टेम्पो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, टेम्पो चलने लगता है। कुछ देर बाद वो लड़की पीछे मुड़ मुड़कर मिट्टू की तरफ देखती है और मिट्टू को देखकर मुस्कुराती। ऐसा उसने कई बार किया और जब ये चीज वो लड़की कर रही थी, बार बार मिट्टू की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, और जब ये चीज उसके दोस्तों ने देखी, मिट्टू के दोस्तों ने देखी, तो मिट्टू के दोस्त उसको आंखों ही आंखों में चिढ़ाने लगे। और थोड़ी देर बाद तो वो ये भी बोलने लगी कि मिट्टू, तू इस लड़की को पहली नजर में पसंद आ गया है। और मिट्टू इन बातों को हवा हवा में उड़ा रहा था। वो इन बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद टेम्पो अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है और मंजिल के ऊपर पहुंचने के बाद में सभी जितने भी यात्री थे, मिट्टू, उसके दोस्त और वो लड़की, वो महिलाएं, सभी उतर जाते। मिट्टू अपने दोस्तों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ता है और वो 3 महिलाएं अपने गांव की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद में मिट्टू पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है। जब मिट्टू मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है, उसी वक्त वो लड़की भी पीछे मुड़कर मिट्टू की तरफ देखती है। दोनों की नजरों से नजरें मिलती हैं और वो आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। वो मुस्कुराए, वापस से अपना मुंह सीधा किया और अपने घर की ओर वो चल पड़े। अब ये जो मुस्कुराहट थी उस लड़की की, ये मिट्टू के दिमाग में बैठ गई। मिट्टू बार बार उसी को सोचे जा रहा था। अगला दिन आता है। अगला दिन सुबह सुबह मिट्टू अपने घर में कोई काम कर रहा था। अचानक उसको कुछ आवाज सुनाई दे और जब वो गौर से सुनता है तो वो आवाज थी एक लड़की की और वो लड़की हेल्प हेल्प चिल्ला रही। जब हेल्प हेल्प की आवाज सुनता है तो मिट्टू दौड़ करके अपने घर के बाहर जाता है और घर के बाहर जो वो देखता है उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जो लड़की उसको कल शाम को टेम्पो के अंदर मिली थी, जो उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रही थी, वो वही लड़की। जब मिट्टू उसके पास जाता है तो वो लड़की मिट्टू को बोलती है कि मेरा स्कूटर, अच्छा वो स्कूटर लेकर मिट्टू के घर के बाहर आई थी और वो मिट्टू को बोलती है कि मेरा स्कूटर खराब हो गया, पता नहीं इसमें क्या हुआ है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मिट्टू स्कूटर के पास जाता है, उसके अंदर कुछ देखता करता है और उसको थोड़ी देर बाद में स्कूटर को स्टार्ट कर देता है। स्कूटर सही हो जाए और स्कूटर की चाबी बाद में उस लड़की को सौंप। अब वो लड़की स्कूटर पर बैठती है, स्कूटर को स्टार्ट करती है और जाते जाते मिट्टू की तरफ देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, पंजाबी में बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बातें करनी। अब मिट्टू यहाँ पर काफी हड़बड़ा जाता है। वो हड़बड़ाहट में आग के जैसे सर हिला देता है और कहता है कि हम कल शाम को मिलेंगे जगरांव गांव में। अगला दिन होता है। अगले दिन शाम को मिट्टू सज सवर कर तैयार होकर पहुंच जाता है शाम को जगरांव गांव में और वो लड़की भी वहीं पर पहुंच जाती है। दोनों जब वो आपस में मिलते हैं तो वो कुछ देर तक तो कोई बात ही नहीं, वो एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराते रहे। कुछ देर बाद में बातें शुरू होती हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम जसविंदर कौर सिद्धू है और प्यार से सभी उसको जस्सी बुलाते हैं। और कल जो ऑटो के अंदर उसके साथ 2 महिलाएं थी, उसमें से एक तो थी उसकी माँ और एक थी उसकी मामी, और वो कनाडा के अंदर रहती है। कनाडा के अंदर ही उसने पढ़ाई की है। फिलहाल वो सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई है।
पंजाब। वो कुछ थोड़ी और आपस में बातें करते हैं और बाद में अपने-अपने घर आ जाते हैं। अब मिट्टू अगले दिन उस जस्सी को लेकर, उस लड़की को लेकर उसकी खोजबीन करना शुरू करता है, उसकी अलग-अलग खबरें निकालना शुरू करता है, अपने दोस्तों को उस लड़की के बारे में बताता है। तो मिट्टू को पता चलता है कि वो लड़की उसके पड़ोस के गाँव की ही रहने वाली है। दरअसल उसके पड़ोस के गाँव में उसका ननिहाल है और उनका परिवार कोई छोटा-मोटा परिवार नहीं है। वो आस-पास के गाँव में सबसे बड़े ज़मींदार थे, सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे। उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। ननिहाल में नहीं बल्कि जो कनाडा के अंदर जस्सी का परिवार रहता था, वो भी काफ़ी धनवान था। कनाडा के अरबपतियों के अंदर भी उनकी गिनती शामिल थी उस वक़्त। करोड़ों के मालिक थे वो उस वक़्त। ये बात जब मिट्टू को पता चलती है कि जस्सी बहुत पैसे वाली है, उसने कहाँ पर कनाडा की किसी बड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, बड़ी कॉलेज की डिग्री उसके पास है, कहाँ पर मिट्टू 12वीं पास है, कहाँ पर उनका करोड़ों का बिज़नेस है, कहाँ पर मिट्ठू के 2 कमरों वाला मकान है, खेती-बाड़ी से वो अपना गुज़ारा कर रहे हैं। तो ये जब मिट्ठू सोचता है तो उसको लगता है कि जस्सी उसको छोड़कर चली जाएगी। जब जस्सी को इन सब के बारे में पता चलेगा, मिट्ठू की हैसियत के बारे में जब जस्सी को पता चलेगा, वो उसको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो ये डर था मिट्ठू का, ये गलत साबित हो। जस्सी को जब पता चलता है मिट्ठू के बारे में, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि जस्सी ने मिट्ठू की हैसियत से प्यार नहीं किया था बल्कि मिट्ठू से प्यार किया था। तो अब वो मिलने लगते हैं, जब उनका मन करता है तब वो मिल लेते हैं। ऐसे करते-करते वो खूब दिनों मिलते हैं। करीबन 2 महीने के बाद जब जस्सी की छुट्टियाँ खत्म होने वाली थी, उसको कनाडा वापस जाना था, तब वो एक दिन मिट्ठू को कहती है कि अब मेरे पास केवल 2 दिन हैं, 2 दिन बाद में मुझे कनाडा वापस जाना है। अब ये बात जब पता चलती है मिट्ठू को, तो मिट्ठू की आँखें भर आती। उसको काफ़ी दुःख हुआ और जस्सी का भी दिल भारी हो गया था। लेकिन जस्सी मिट्ठू को कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, हर साल सर्दियों की छुट्टियों के अंदर मैं इंडिया आऊँगी, पंजाब आऊँगी, तुमसे मिलूँगी और वहाँ पर जाने के बाद भी हम टेलीफ़ोन पर बातें किया करेंगे और लेटर्स के ज़रिए हम बातें किया करेंगे। खैर 2 दिन बाद में जस्सी कनाडा चली जाती। कनाडा जाने के बाद में वो टेलीफ़ोन पर बातें करती जी गाँव-गाँव में एक पीसीओ लगा हुआ था। मिट्ठू उस पीसीओ पर जाकर जस्सी से बातें किया करता। जस्सी लेटर लिखती, मिट्ठू उन लेटर्स का रिप्लाई दिया करता था। ऐसे करते-करते करीबन 3-4 साल बीत जाते हैं और ऐसे ही एक बार जब जस्सी पंजाब आई हुई थी सर्दियों की छुट्टियाँ मनाने और उसकी छुट्टियाँ खत्म हो गई थी, उसके पास करीब 2-3 दिन और बचे थे, तो वो क्या करती है अपना पासपोर्ट फाड़ देती है और सबको कहती है कि मेरा पासपोर्ट गुम गया। अब पासपोर्ट के बिना उसका जाना नामुमकिन था, तो जस्सी के परिवार वाले कनाडा वापस चले जाते हैं लेकिन अब क्योंकि जस्सी के पास कोई पासपोर्ट नहीं था तो वो वापस जा नहीं सकती। तो कुछ 5-7 दिनों की और मोहलत मिल गई जस्सी को, लेकिन अब क्योंकि वो उनका परिवार काफ़ी पैसे वाला था, वहाँ पर उनकी चलती थी एरिया के अंदर, तो 5-7 दिनों के अंदर ही जस्सी का पासपोर्ट बन जाता है और जस्सी वापस कनाडा चली। ऐसे ही करते-करते 4-5 साल गुज़र जाते हैं और साल आता है 1999 1999। इस साल के नवंबर के महीने में सर्दियों की छुट्टियों में जस्सी और उसका परिवार वापस इंडिया आता है सर्दियों की छुट्टियां मनाने। लेकिन इस बार वो केवल सर्दियों की छुट्टियां मनाने ही नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने एक लड़का पसंद कर रखा था, पास के गाँव का बड़े जमींदार का लड़का, और उस लड़के से जस्सी की वो शादी करवाने आए। अब जब ये बात पता चलती है जस्सी को, तो जस्सी खूब विरोध करती है शादी करने का, कि वो शादी नहीं करेगी। लेकिन अब क्योंकि घरवालों ने फैसला कर लिया था कि जस्सी की शादी करनी है, तो घरवालों के सामने जस्सी की एक भी नहीं चलती। किसी को जस्सी ने मिट्ठू के बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि जस्सी को डर था कि अगर उसके घरवालों को मिट्ठू के बारे में पता चलेगा, मिट्ठू की हैसियत के बारे में पता चलेगा, तो वो इन दोनों को दूर कर देंगे और हो सकता है कि वो मिट्ठू की पिटाई भी करें, उसको डराएं, उसको धमकाएं। जस्सी को और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। वो जाती है अपनी एक आंटी के पास। अच्छा, अब इस आंटी के साथ जस्सी अपनी सारी बातें शेयर किया करती, जो भी उसके साथ होता, जो भी उसकी जिंदगी में चल रहा होता, हर एक बात वो उस आंटी से शेयर करती। अब उस आंटी को जस्सी ने ये सारी बातें बताई और उस आंटी के साथ मिलकर ही एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये कि जस्सी और मिट्ठू दोनों भागकर गुरुद्वारे में शादी कर लेंगे। अब शादी होने के बाद में जस्सी के घर वालों को अपनाना पड़ेगा मिट्ठू को, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। वो ऐसा ही करते हैं। 15 मार्च 1999 को वो अपनी आंटी के साथ जस्सी और मिट्ठू जाते हैं एक गुरुद्वारे में और वहां पर घर वालों से चोरी छुपे शादी कर लेते। शादी होने के बाद में जस्सी अपने परिवार वालों के पास चली जाती है, अपने घर वापस चली जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। जो जस्सी का दूसरा रिश्ता एक दूसरे लड़के के साथ किया था उसके परिवार वालों ने, वो भी किसी कारणवश टूट जाता है। 2-3 महीने वो अपनी सर्दियों की छुट्टियां वहां पर मनाते हैं और 2-3 महीनों के बाद वो वापस कनाडा चले जाते हैं। कनाडा जाने के बाद भी जस्सी और मिट्ठू फोन पर, टेलीफोन पर, लेटर्स पर बात कर रहे थे। लेकिन एक रोज 2000 की शुरुआत की बात है, जस्सी के कुछ परिवार वालों को, जस्सी के कुछ रिश्तेदारों को जो इंडिया के अंदर रहते थे, उनको जस्सी और मिट्ठू की शादी के बारे में पता चल जाता है। अब जब ये बात उनको पता चलती है तब वो तुरंत फोन करते हैं कनाडा में जस्सी के माता पिता को और शादी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब यहाँ से जस्सी और मिट्ठू की जिंदगी के अंदर बादल फटना शुरू होते हैं। जब जस्सी के माता पिता को पता चलता है शादी के बारे में, तो वो जस्सी को खूब, सबसे पहले तो वो लालच देते हैं
कि तुम शादी तोड़ दो, हम तुमको ये इतना पैसा देंगे, ये गाड़ी देंगे। जस्सी को कहते हैं कि तुम उसको भूल जाओ। और दूसरी तरफ जो मिट्टू है उसको भी मारते हैं, पीटते हैं और उसको भी लालच देते हैं, धन का लालच देते हैं, जमीन का लालच देते हैं। लेकिन दोनों में से कोई सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जस्सी की बाद में पिटाई भी की जाती है कनाडा के अंदर। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, ना ही तो जस्सी मान रही थी, ना ही मिट्टू मान। अब एक रोज कनाडा के अंदर जस्सी की माँ उसके पास आती है और उसको बोलती है कि देख पुत्र, अब जो भी हो गया सो हो गया। हमारी तो बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मैं तेरा ब्याह धूमधाम से करूं, मैं तेरी शादी धूमधाम से करूं, ताकि दुनिया के सामने हमारी नाक ना कटे, दुनिया के सामने थू ना हो। अब यहाँ पर जस्सी काफी खुश हुई कि भाई अब घर वाले मान गए शादी, वो फिर से शादी करने के लिए कह रहे। जस्सी काफी खुश थी, सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था। और ऐसे ही 2-3 दिन बाद में जस्सी की माँ उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आती है और वो पेपर्स थे जस्सी के मिट्टू के कनाडा आने के पेपर्स थे। जस्सी की माँ उसको बोलती है कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। अब जस्सी उन पेपर्स को पढ़ती है और वो पेपर सच में जो मिट्टू था उसके रिलेटेड ही। जस्सी सभी पेपर्स के ऊपर अपने सिग्नेचर कर दे। अब यहाँ से असली खेल शुरू हुआ। जो वो बहुत सारे पेपर्स थे, उन पेपर्स में शुरू के 1-2 पेपर्स तो जस्सी ने पढ़े थे, लेकिन उन बहुत सारे पेपर्स के बीच में एक पेपर ऐसा था जिसमें लिखा था कि मेरा नाम है जसमिंदर कौर सिद्धू उर्फ जस्सी और मुझसे सुखविंदर सिंह सिद्धू ने जबरन हथियार के बल पर शादी की है। शादी करने के बाद में जब मुझे मौका मिला, जब मुझे भागने का मौका मिला, तब मैं भाग कर कनाडा गई। ऐसे कुछ करके उन्होंने बहुत सारा माल मसाला उसके अंदर लिखा था और उसके ऊपर साइन करवा लिए थे जस्सी। ये कागज भेज देते हैं वो पंजाब पुलिस के पास। अब क्योंकि वो काफी पैसे वाले थे, वहां पर उनकी तूती बोलती थी, काफी चलती थी, तो वो उस एक कागज के बल पर, जस्सी के एक दस्तखत के बल पर मिट्टू को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद में उसकी, आपको पता ही है, खूब पिटाई होती है वहां पर, उसकी खूब धुलाई होती है। करीब 2-3 महीने तक मिट्टू को जेल के अंदर रखा जाता है। जब मिट्टू जस्सी के लेटर्स का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जब वो उसका कोई फोन नहीं ले रहा था, तब मिट्टू के दोस्तों से जस्सी कुछ कांटेक्ट करती है। तब जस्सी को पता चलता है कि मिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अपहरण के मामले में या फिर जबरन शादी करने के मामले में। जस्सी तुरंत इंडिया पहुंचती है और कोर्ट में जाकर गवाही देती है कि मिट्टू ने मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की, मेरा अपहरण नहीं किया, मैंने मेरी मर्जी से मिट्टू से शादी की। अब जब ये बयान देती है कोर्ट में जस्सी, तब मिट्टू को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद में जस्सी और मिट्टू कुछ दिनों तक मिट्टू के गांव में साथ में रह रहे। एक दिन अचानक जस्सी के मामा, जो कि इंडिया के अंदर रहते थे, वो आते हैं और जस्सी को जबरन पकड़कर कनाडा भेज देते हैं। कनाडा भेजने के बाद में उसको, जस्सी को खुद के ही घर में बंद कर दिया जाता है, कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और कई दिनों तक वो जस्सी अपने ही घर में नजरबंद रहे। एक रोज जस्सी को मौका मिलता है और वो कनाडा की वहाँ पर कुछ पुलिस की मदद लेकर वहाँ से उस कमरे से निकलने में कामयाब होती है और वो जैसे ही कमरे से निकलती है, वो भागकर इंडिया पहुँच जाती है। इंडिया आने के बाद में जस्सी और मिट्टू दोनों आपस में मिलते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो इस बार उनके गांव में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका पता था अगर वो उसी गांव में रहेंगे तब जरूर उसके घर वाले शांत नहीं बैठेंगे, जैसे ही घर वाले शांत नहीं बैठेंगे और वो उसको पकड़कर वापस कनाडा ले जाएंगे। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि वो कहीं गुमनाम दूसरी जगह जाकर रहें। बाद में वो कुछ दिनों तक अपने दोनों एक साथ रहते हैं। अब तारीख आती है 7 जून 2000, जहाँ पर जस्सी और मिट्टू रह रहे थे। अच्छा, जस्सी और मिट्टू अपने किसी रिश्तेदार के घर रह रहे थे और ये बात जस्सी के घर वालों को पता चल चुकी थी क्योंकि उनके पास वहां पर काफी पावर था। तो 7 जून 2000 को जस्सी जहां पर रह रही थी वहां पर एक फोन आता है। फोन करने वाला था दरअसल उसकी माँ थी, जस्सी की माँ थी। जस्सी की माँ फोन करके कहती है कि मुझे जस्सी से बात कराओ, मैं उसकी माँ बात कर। फोन तुरंत जस्सी को दे दिया जाता है। जस्सी से फोन पर उसकी माँ कहती है कि देख बेटा, अब बहुत हो गया, ये तो क्या कर रही है, ये हम क्या कर रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको भूल जाओ और हम इंडिया आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में ही हम तुम दोनों की शादी इस बार धूमधाम से कर। जब ये बात पता चलती है तब दोनों की खुशियां सिमट नहीं रही थी, क्योंकि अब वहाँ पर वो भाग भाग कर दोनों आपस में रह रहे थे और अब उनके घर वाले भी राजी हो गए, तो उनको किसी से भी भागने, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, अब वो खुलकर रह सकते हैं। अच्छा, अब उनके घर वाले कुछ दिनों बाद आने वाले थे, जस्सी के घर वाले कुछ दिनों बाद आने वाले थे। इसके पहले जस्सी, मिट्टू और मिट्टू का परिवार एक प्लान करते हैं कि हम रायकोट के अंदर एक रिश्तेदार के घर पर शादी की एक पार्टी रखते हैं। जब जस्सी के घर वाले आएंगे इंडिया, तब तो हम शादी की एक बड़ी पार्टी करेंगे ही करेंगे, उससे पहले हम
एक अपनी पर्सनल पार्टी रिश्तेदारों को बुलाकर एक पार्टी करते हैं। अच्छा 12 जून को पार्टी करनी थी, 7 जून को फ़ोन आया था जस्सी के पास। 7 जून के अगला दिन 8 जून को जस्सी मिट्टू को कहती है कि देख अब तो हमारे घरवाले भी राज़ी हो गए हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से भागने की ज़रूरत नहीं। तो हम दोनों कहीं पर घूम कर आते हैं या फिर हम दोनों कहीं पर शॉपिंग कर कर आते हैं। 12 तारीख को पार्टी है तो पार्टी के लिए मैं कुछ सामान खरीद लूँगी, कुछ सजने-संवरने का कुछ। 8 जून को जस्सी, मिट्टू दोनों स्कूटर के ऊपर निकल जाते हैं शॉपिंग करने। जस्सी और मिट्टू को तो कोई डर नहीं था, किसी का भी डर नहीं था, लेकिन मिट्टू के घरवालों को अभी भी फ़िक्र थी कि कहीं इन दोनों को कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार जो जस्सी की माँ ने चाल चली थी, वैसा कुछ इस बार फिर से ना हो जाए। इसलिए मिट्टू के परिवार वाले उसको कहते हैं कि तुम जा तो रहे हो लेकिन जल्द ही वापस आ जाना। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो तुम तुरंत घर वापस आ जाना। 8 जून को वो जाते हैं, करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, 2-3-4 घंटे बीत जाते हैं। जब 4 घंटे तक भी जस्सी मिट्टू वापस घर नहीं लौटते हैं, घर वालों को थोड़ी-थोड़ी चिंता होने लगती है, कहीं कुछ अनहोनी तो ना हो गई हो। ऐसे करते-करते शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तब घर वालों की चिंता, मिट्टू के घर वालों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो फैसला करते हैं कि वो उन दोनों को देखने जाएँगे, वो कहाँ रह गए हैं, शहर में कहाँ हैं। और जब वो शहर पहुँचते हैं और जब शहर में उनको खबर मिलती है मिट्टू के बारे में, तब उनका डर सच साबित हो जाता है। मिट्टू की किसी ने जबरदस्त पिटाई की थी और अब वो उसी शहर के हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। वो तुरंत पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और मिट्टू बेहोशी की हालत में था। मिट्टू के सर पर, मिट्टू के पैर पर बुरी तरीके से वार किया गया था और मिट्टू को थोड़ी देर बाद में जब होश आता है तब वो उठते ही जस्सी के बारे में पूछने लगता है, जस्सी कहाँ है, जस्सी कहाँ है। लेकिन जस्सी का भी कोई अता पता नहीं। जस्सी की खोजबीन पुलिस शुरू करती है, अपहरण का, किडनैपिंग का मामला वो दर्ज करती है। पुलिस अलग अलग जगह छापेमारी करती है और अगले दिन 9 जून को जस्सी की लाश मिलती है उसके ननिहाल से करीब 45 किलोमीटर दूर एक नहर के अंदर। जस्सी की लाश को देखकर सीधा सीधा पता चल रहा था कि उसको मारने से पहले किसी ने बेहद टॉर्चर किया है, क्योंकि उसके शरीर पर काफी घाव के, काफी जख्म के निशान, उसको बहुत सारा तड़पाने के बाद में उसको मारा गया। अब पुलिस लग जाती है, पुलिस की बहुत सारी टीमें लग जाती हैं जिसने भी ये काम किया है उसकी तलाश में, क्योंकि जस्सी कनाडा की नागरिक थी और ये एक कैनेडियन नागरिक का सबूत था। खूब छापेमारी करती है इधर उधर और खूब तलाश करती है। पुलिस की कई टीमें इस केस के ऊपर लग जाती हैं और कुछ दिनों बाद में कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर ली। जब उन लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस और जिनके ऊपर शक था, वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हमने ही जस्सी को मारा है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने क्यों मारा या फिर तुम्हें किसने कहा मारने के लिए, तो वो नाम लेते हैं पंजाब पुलिस के ही एक ऑफिसर का, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह। पुलिस स्वर्ण सिंह को ढूंढने में लग जाती है और स्वर्ण सिंह भी मिल जाता है। स्वर्ण सिंह से ये सवाल पूछती है पुलिस, तो स्वर्ण सिंह जो कि एक पंजाब पुलिस का ही ऑफिसर था, वो कहता है कि मुझे दर्शन, जो दूसरा मामा था जस्सी का, दर्शन बादशाह, उसने ही कहा था जस्सी को मारने। अच्छा, अब पूरी कहानी क्या हुई। जस्सी और मिट्टू जब शहर में शॉपिंग कर जस्सी अपनी जो मेकअप का सामान, कुछ अपनी ड्रेसेस लेकर जब वो वापस घर लौट रहे थे शहर से, तब रास्ते में मिट्टू को कुछ आगे लोग रुकाने के लिए हाथ करते हैं कि तुम रुको। मिट्टू को कुछ दाग में काला लगता है, वो मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर रोकता नहीं। जब वो उनके सामने से जा रहा था तब अचानक से उन्हीं लोगों में से एक शख्स ने मिट्टू के सर पर जोर से एक लोहे के डंडे से वार। जब लोहे के सर से जोर से मिट्टू के सर पर वार किया तो मिट्टू वहीं का वहीं गिर गया, वहीं बेहोश। मिट्टू को उन लोगों ने खूब मारा पीटा और जब उन लोगों को लगा कि मिट्टू अब मर गया है, मिट्टू की जान निकल गई है, तब उन्होंने पास के एक नाले में मिट्टू की लाश को फेंक दिया और वो जस्सी को लेकर चले। अच्छा, अब मिट्टू पूरी तरीके से मरा नहीं था और थोड़ी देर 2-3 घंटे बाद में जब वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, उनकी नज़र जब मिट्टू पर पड़ती है तो वो मिट्टू को पास के एक अस्पताल में ले जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जस्सी को वो लोग ले गए थे लुधियाना के एक बुल्लर गाँव। वहाँ पर ले जाने के बाद में जस्सी की बात कराई जाती है मलकीत कौर सिद्धू से। मलकीत कौर सिद्धू माँ थी जस्सी की। वो जस्सी को बोलती हैं फोन पर कि देख बेटा, ये तू क्या कर रही है, ये तूने क्या कर दिया, तू एक काम कर, सब कुछ छोड़कर वापस कनाडा आ जा। लेकिन जस्सी अपनी माँ को बोलती है कि माँ, ये तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो यही ये बात कही जा रही थी और वो मिट्टू को कहाँ है, मिट्टू कहाँ है, ये पूछ रही थी बार बार। जस्सी की माँ बाद में बदमाशों से बात करती है और उनको कहती है कि उसको खूब मारो पीटो, उसको टॉर्चर करो और इसके ऐसे बयान लिखवाओ कि जस्सी ने इसको जबरदस्ती शादी कराई थी और इसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, ऐसे कुछ करके बयान लिखवाओ। वो गुंडे जस्सी को खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं, लेकिन जस्सी ये बयान देने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो वापस कनाडा जाने को भी राजी नहीं थी। जब जस्सी उनकी एक भी नहीं सुन रही थी, तब वो मलकीत कौर सिद्धू को एक बार फिर से फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि ये ना तो कनाडा आने को वापस तैयार है, ना ही बयान देने को तैयार। तब मलकीत कौर सिद्धू उन गुंडों को कहती है कि अगर ये मान नहीं रही है, जो हम कह रहे हैं वो नहीं मान रही, तो तुम इसको भी खामोश कर दो। ये बात एक माँ के लिए अपनी बच्ची के लिए कहना
सोच कर ही रूह काँप जाती। वो गुंडे बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनमें थोड़ी इंसानियत, वो इसलिए क्योंकि उन गुंडों को 3 लाख रुपए दिए गए थे मिट्ठू को मारने के, केवल मिट्ठू को मारने, और वो 3 लाख रुपए में जस्सी को नहीं मारेंगे। तब वो जो दर्शन बादशाह था उससे बात करते हैं और दर्शन बादशाह उनको कहता है कि तुमको 3 लाख रुपए और अलग मैं दे दूँगा और तुम जस्सी को भी। उसके बाद में वो जस्सी को खूब मारते-पीटते हैं और लास्ट में एक चाकू से जस्सी का गला काट देते हैं और उसकी लाश एक नहर के अंदर फेंक देते हैं। बाद में ये केस कोर्ट में जाता है और 12 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया जाता है, जिसके अंदर है दर्शन बादशाह, जस्सी का दूसरा मामा, बाद में सुरजीत बादशाह, जस्सी का पहला मामा, बाद में मलकीत कौर सिद्धू, जस्सी की माँ, अनिल वर्मा जिसको सुपारी दी गई थी जस्सी और मिट्टू को मारने की, और पंजाब पुलिस का ऑफिसर स्वर्ण सिंह। ये कुछ ऐसे टोटल अनिल वर्मा के बाद में कुछ जिन लोगों ने मारा ऐसे करके टोटल 11 लोग थे, उम्र कैद की सजा दी। बाद में ये हाई कोर्ट के अंदर गए, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, और बाद में इस कोर्ट ने केस को फिर से चैलेंज किया। वहाँ पर हाई कोर्ट ने बाकी सभी को तो बेल ग्रांट कर दी, लेकिन दर्शन बादशाह, अनिल वर्मा और स्वर्ण सिंह को उम्र कैद की सजा ही दी। उस ये थी दोस्तों आज की एक कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।